नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों आज फिर प्रस्तुत है हम एक नई कहानी के साथ, पर उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या बहू, तुम भी हद करती हो, जब देखो इसे लेकर बैठ जाती हो। इसका क्या है? इसे तो ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, लेकिन जिसे आगे बढ़ना है कम से कम उसकी तरफ तो ध्यान दो। जाओ जाकर अनुभव को नाश्ता पकड़ाओ, उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ कमरे में आते हुए बोली। पर दादी, मैं अपना नाश्ता खुद से ले लूँगा, आप मम्मी को डांटो मत। हे भगवान, अब मेरा बच्चा अपना नाश्ता खुद लगाएगा। ये दिन आ गए हैं, देखो। ये तेरी माँ है या तेरी दुश्मन जो अपने बच्चे का इतना सा भी काम नहीं कर सकती? पर दादी, मैं भी तो 10 साल का हो गया हूँ, अपने आप अपना काम कर सकता हूँ। बस कर, बड़ा है अपना काम करने वाला। तू 10 साल का होकर काम करना चाहता है। देख, तेरे पापा को मैंने आज तक का गिलास उठाने तक नहीं दिया, पर ये आजकल की बहुओं में ममता कहाँ होती है। अनुभव इससे पहले कुछ कहता, अवनी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अनुभव चुपचाप तैयार होने लगा और दादी यूं ही बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आकर बैठ गई। अवनी अपनी बेटी नित्या को बिठाकर अनुभव के लिए नाश्ता लेने चली गई। 2 प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आई। एक प्लेट अनुभव को पकड़ाकर दूसरी प्लेट लेकर नित्या के पास बैठ गई और उसे नाश्ता कराने लगी। नित्या अनुभव से 3 साल बड़ी है, पर शुरू से ही कमज़ोर रही है, या यूँ कह सकते हैं कि वो स्पेशल चाइल्ड है। यूँ तो साफ़ सफाई के लिए मेड आती है, पर खाना बनाना, बाकी सारे काम, साथ ही नित्या का काम सिर्फ और सिर्फ अवनी का करना पड़ता था। अनुभव ने अपना नाश्ता फटाफट ख़त्म किया और स्कूल के लिए रवाना हो गया। पड़ोस वाली सुधा का बेटा भी उसी स्कूल में जाता था, इसलिए उसे छोड़ते समय सुधा अनुभव को अपने साथ ले जाती। कम से कम घर वालों से तो पड़ोसी अच्छे थे जो मदद करवा देते थे। इतने में पति रजत भी कमरे में आया। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। फटाफट मेरे कपड़े निकालो और नाश्ता लगा दो। उधर माँ भी नाश्ते का इंतज़ार कर रही है। नित्या ने अपने पापा का हाथ पकड़ना चाहा, पर रजत ने उसका हाथ झटक दिया और फटाफट नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अवनी को देखकर गुस्सा तो आया, पर वो चुप रही। ये कोई नई बात तो थी नहीं। घर में अनुभव और अवनी के अलावा कोई भी नित्या को पसंद नहीं करता था। सासू माँ और रजत ने तो हमेशा कोशिश भी की कि नित्या को अनाथ आश्रम छोड़ आए, पर अवनी के कारण कर ना पाए। नित्या को वही बिस्तर पर उसके खिलौने पकड़ाकर अवनी ने रजत के कपड़े निकाले और रसोई में आकर दोनों के लिए नाश्ता लगाने लगी। दोनों को नाश्ता कराकर खुद नाश्ता करने बैठी ही थी कि रजत अवनी को आवाज़ दी। अवनी, इधर आओ जल्दी, कहता हुआ रजत बाहर आया। क्या हुआ, बताओ तो सही, जाकर देखो कमरे में, कहता हुआ रजत अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। अवनी कमरे में जाती उससे पहले ही सासू माँ कमरे में पहुंच गई और वहां का मंजर देखकर चिल्लाई। बस अब ये भी देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, जब ये आफत छोटी थी तब ही कहा था कि इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, लेकिन समझ में नहीं आता था तुझे। बस माँ होने का एहसास किए जा रही थी। लो, भुगतो तुम्हारे एहसास को। अब ये गंदगी भी साफ करो। अवनी ने कमरे में आकर देखा तो नित्या जिस बिस्तर पर बैठी थी उस पर खून के दाग थे। यहाँ तक कि नित्या के कपड़ों पर भी खून के दाग लगे हुए थे। अपने पापा और दादी के चिल्लाने के कारण नित्या सहमी हुई अपनी माँ की तरफ देख रही थी। बस उस बेचारी को तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे देखते ही अवनी समझ गई कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। सासू माँ का बड़बड़ाना बदस्तूर जारी था, पर उस समय अवनी को सिर्फ नित्या का चेहरा ही दिखा, जिस पर काफ़ी डर नज़र आ रहा था। अवनी नित्या के पास आई तो नित्या उसके गले लिपट गई। अवनी ने नित्या को हिम्मत बंधाई और उसके बाद उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाया, उसके कपड़े बदले, पैड्स लगाए और फिर बिस्तर को धोकर बाहर धूप में डाला और फिर खुद नहाकर आई। जब तक अवनी नहाकर बाहर आई तब तक नित्या बाथरूम के दरवाजे पर ही बैठी उसका इंतज़ार करती रही, क्योंकि दादी तो उसे देखकर झल्ला रही थी। इन्हीं सब में अवनी को दोपहर के 12 बज गए। नित्या को सुलाकर अवनी कुछ खाने के लिए रसोई में जाने लगी तो सासू माँ चिल्ला उठी। अब तू ऐसी गंदगी साफ करके रसोई में जा रही है? मेरे घर और रसोई दोनों को अशुद्ध करेगी। हे भगवान, कैसी गंदगी पाल रखी है तूने इस घर में। अब उसके पैड भी तू ही बदलेगी?
इससे अच्छा तो उसे किसी अनाथ आश्रम में पटका। अवनी से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने कहा, मम्मी जी वो मेरी बेटी है, ऐसे कैसे किसी अनाथ आश्रम में पटकाऊं? अभी तो मैं जिंदा हूँ। अरे बेटी है तो क्या हुआ, कौन सा बड़ी होकर तुझे निहाल कर देगी? तू क्या ज़िंदगी भर उसकी गंदगी साफ करती रहेगी? अच्छी आफत पाल रखी है तूने, ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है मेरे बेटे की। इससे अच्छा तो उसे अनाथ आश्रम पटक और अनुभव पर ध्यान दे, जो तेरा बुढ़ापा सुधारे। पर नहीं, अनुभव पर तो तू बिल्कुल ध्यान देती नहीं है, जैसे वो तेरा कुछ है ही नहीं। बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक समान हैं। दोनों को पैदा करते समय दर्द भी मैंने बराबर ही सहा था। फिर आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है? अनुभव बच्चा होकर इस चीज़ को समझता है कि उसकी बहन को देखभाल की ज़रूरत है। वो बच्चा होकर मेरी मदद करता है, लेकिन आप और आपके बेटे को तो कुछ नज़र ही नहीं आता। अपने ही घर की बच्ची से आपको घिन आती है। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम परेशान तो मत कीजिए। और रही बात उसकी गंदगी साफ़ करने की, तो जब तक मुझ में दम है तब तक कर रही हूँ। जिस दिन नहीं होगा उस दिन देखा जाएगा। वैसे भी भगवान एक माँ को इतनी हिम्मत तो दे ही देता है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना हो, खड़ी हो जाती है। ऐसी हिम्मत का क्या अचार डालेगी जो उसकी गंदगी साफ़ करती रहती है? अब मैं उन लोगों के सामने तमाशा नहीं होने दूंगी और ना ही मेरे बेटे को शर्मिंदा होने दूंगी। चुपचाप इसे अनाथ आश्रम छोड़ा, नहीं तो किसी दिन मैं ही छोड़ आऊँगी। फिर ना कहना मैंने कहा नहीं था। बस मम्मी जी, आप क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी है? आखिर छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझसे जो होता है वो मैं कर रही हूँ, आपसे तो मदद नहीं मांग रही। इस बच्ची को हमारी ज़रूरत है तो आप उसे अनाथ आश्रम छोड़ के आने की बात कर रही है। कल को भगवान ना करे आपका भी बुढ़ापा आ रहा है, आप इस तरह पड़ जाएंगी तो क्या मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाऊँगी? हमेशा चुप रहने वाली अवनी आज इतना कुछ बोल गई। अपनी बच्ची के लिए अपनी सास से लड़ने को तैयार हो गई। ये देखकर सासू माँ चुप हो गई। कहीं खुद का बुढ़ापा ही खराब ना हो जाए, ये सोचकर सासू माँ ने चुप रहना ही ठीक समझा। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, बस बेवजह अवनी को परेशान करना बंद कर दिया गया।